हेलो एवरीवन, ये मैक्स सेवर का दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं शक्ति एवं सत्ता की। मैक्स वेबर ने पावर और अथॉरिटी की भी बात की है और एक्चुअली पावर अथॉरिटी का स्टडी वो क्यों करते हैं इस संबंध में बताते हैं कि समाज की जो संरचना बनती है वो शक्ति और सत्ता से बनती है। जैसे मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने परिवार से लीजिए, परिवार में माता पिता, भाई बहन या माता पिता और उनके बच्चे और उनके बच्चे, जितने भी लोग हैं, सबका कोई ना कोई पावर है, कोई ना कोई सत्ता है और हर व्यक्ति शक्ति और सत्ता के साथ विभाजित है। जैसे किसी को ज़्यादा शक्ति हासिल है और किसी को कम। जैसे परिवार में पिता की सत्ता सबसे ज़्यादा होती है, ये परंपरागत सत्ता है। सत्ता के कई प्रकार है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो एक तरह से प्रभुत्व होता है और शक्ति होता है। इस संबंध में शक्ति का प्रयोग समाज की संरचना को स्पष्ट किया जाता है और मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति सामाजिक संबंधों का एक पहलू है। सामाजिक संबंध जो होते हैं वो शक्ति से निर्धारित होते हैं। इसका संबंध एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के आचरण पर अपनी इच्छा थोपने की संभावना से भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शक्ति क्या है। शक्ति का अस्तित्व सामाजिक अंतरक्रिया में है। हम जो इंटरेक्शन करते हैं उसमें शक्ति है और ये असमानता की स्थिति पैदा करती है। कोई व्यक्ति जब भी दो व्यक्तियों में संबंध होते हैं उनमें एक शक्तिशाली होता है, एक शक्तिशाली कम होता है। जैसे मान लिया डॉक्टर के पास पेशेंट जा रहा है तो डॉक्टर शक्तिशाली है, डॉक्टर जो बोलेगा वो उसको आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर बोलेगा ये दवाई सुबह खाइए शाम खाइए तो आपको सुबह खाना है शाम खाना है, तो शक्तिशाली कौन हो गया? डॉक्टर बोलेगा आप 1 घंटा इंतजार करें। उसी तरह स्टूडेंट टीचर में शक्तिशाली टीचर है। उसी तरह टीचर बोलेंगे कि ये किताब पढ़ो तो आप ये किताब पढ़ेंगे। टीचर बोलेंगे ये कंसेप्ट सही है तो ये कंसेप्ट सही है। मतलब आप कोई भी रिलेशनशिप या दो दोस्तों के बीच भी एक शक्तिशाली होता है, एक कम शक्ति का होता है। संबंधों में शक्ति पाई जाती है और इसका संबंध एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के आचरण पर अपनी इच्छा थोपने की संभावना से हुई होती है। जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है, शक्ति का अर्थ है सामने वाले के इच्छा के बिना भी अपनी इच्छा को उस पर थोपना और अपने अनुसार कार्य करा लेना, इसको कहते शक्ति। शक्तिशाली व्यक्ति का अर्थ ये हुआ कि सामने वाला ना चाहते हुए भी वो कार्य करता है, वो चाहे इच्छा से करे या अनिच्छा से करे। शक्ति का मतलब काम करवा लेने की क्षमता से है। सपोज अगर मम्मी पापा कहते हैं 1 गिलास पानी लेके आओ और मन है लाने का या नहीं है मन लाने का, तो भी आपको ये काम करना पड़ता है। उसी तरह अगर टीचर कहते हैं इसको लिख करके आना है, स्कूल में कोई टास्क देते अगर मन नहीं है या है तो भी अगर आप कर रहे तो ये शक्ति है। तो शक्ति का अर्थ ये है। और सत्ता कहते हैं कि जब शक्ति में वैधता पाई जाती है, जब शक्ति वैध हो जाती है और समाज द्वारा स्वीकृत हो जाती है तो वो सत्ता कहलाती है। जैसे परिवार में पिता की शक्ति को समाज स्वीकार करता है और कहता है ये पिता है और समाज उसको वैधता देता है तो ये सत्ता प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जब अथॉरिटी में यानी जब पावर में लेजिटिमेसी ऐड हो जाती है तो वो अथॉरिटी कहलाती है। और मैक्स वेबर शक्ति के 3 प्रकार बताया। आखिर शक्ति कहाँ से मिलती है? मैक्स वेबर शक्ति के 3 प्रकार, शक्ति या सत्ता के 3 प्रकार का वर्णन करते हैं और वो शक्ति 3 प्रकार की है या वो सत्ता 3 प्रकार की है। शक्ति और सत्ता में कंफ्यूज मत होइए, बहुत आसान है। शक्ति को जब स्वीकार किया जाता है, जब स्वीकार कर लिया जाता है समाज द्वारा, वो सत्ता बन जाती है। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति किसी का पति है और वो कहेगा कि मैं पति हूं और उसने शादी नहीं किया है तो समाज तो स्वीकार नहीं करेगा, तो शक्ति है उसको, वो उस समय शक्ति रखता है बट सत्ता नहीं रखता।
अगर वो शादी कर ले और समाज उसको स्वीकार कर ले तो पति होने की सत्ता हो जाएगी। तो सत्ता को कई हिस्सों में बांटा गया है। सत्ता को 3 सत्ता की चर्चा मैक्स वेबर करते हैं विशेषकर। सबसे पहला है वैधानिक सत्ता, यानी इसको बोलते हैं रैशनल लीगल अथॉरिटी। और दूसरी सत्ता है परंपरागत सत्ता, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। और तीसरी सत्ता है करिश्माई सत्ता, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। तो पहली सत्ता जो लीगल रैशनल लीगल अथॉरिटी है, ये प्राप्त होती है कानून के द्वारा। वैधानिक सत्ता, जैसे कोई व्यक्ति जब जज बनता है तो वो कानून के द्वारा जज बनता है। कोई व्यक्ति स्वयं नहीं कह सकता मैं जज बन गया, अब मेरे पास आओ फैसला कराता हूँ। या कोई भी व्यक्ति प्रिंसिपल बन जाता है तो वो कानून के द्वारा प्रिंसिपल बनता है। तो ये सत्ता वैधानिक सत्ता या तार्किक सत्ता भी कहते हैं, रैशनल लीगल अथॉरिटी। तार्किक सत्ता या वैधानिक सत्ता है जो कानून के द्वारा आप सत्ता प्राप्त होती है, उसको वैधानिक सत्ता कहते हैं। और दूसरा है परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता जो परंपरा के आधार पर प्राप्त होती है, जैसे ब्राह्मण की सत्ता, परंपरा से ब्राह्मण को स्वीकार किया जाता है। उसी प्रकार पिता की सत्ता परंपरा के आधार पे, कोई सरकार ये लिख करके नहीं देती है ये पिता है, बल्कि आप खुद समाज द्वारा ये स्वीकृत है परंपरा के आधार पे कि अमुक व्यक्ति उसका पिता है, तो वो परंपरा के आधार पर पिता बन जाता है, परंपरागत सत्ता। या और भी बहुत सारे परंपरागत रूप से समाज में जो पहले जमाने में ग्राम प्रधान हुआ करते थे, तो परंपरागत सत्ता थी। और तीसरा है करिश्माई सत्ता, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। करिश्माई सत्ता उस सत्ता को कहते हैं जिसमें व्यक्ति विशेष गुण के आधार पर, असाधारण गुण उसके अंदर होते हैं, जिसके आधार पर वो नेतृत्व करने लगता है और वो सत्ता प्राप्त करता है। लोग उसको स्वीकार करने लगते हैं। तो इसमें खास बात यह है कि आपात स्थिति में कुछ व्यक्ति जादुई तौर पे, जादुई क्षमता होती है यानी करिश्माई क्षमता होती है, उनके अंदर विशेष गुण होता है, लोग उसको स्वीकार करते हैं। इसकी विशेषता ये असाधारण शारीरिक और मानसिक गुण पाए जाते हैं उनके अंदर। लेकिन ये नेतृत्व अस्थायी है, ये स्थायी नेतृत्व नहीं होती। और करिश्माई नेतृत्व जो है बहुत महान भी होते हैं, बहुत कुख्यात भी होते हैं। और ये जो सत्ता प्राप्त करते उत्तेजना के आधार पे और क्रांतिकारी होता है। तो ऐसा जैसे मान ले पैगंबर, तीर्थंकर, तीर्थ और महंत, जादूगर, राजनीतिक, ऐसे लोग जो संकटपूर्ण स्थिति में समाज में सत्ता प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं। जब करिश्माई सत्ता का अंत हो जाता है, उसके अनुयायियों में कोई करिश्माई नेतृत्व नहीं उत्पन्न हो पाता है, तो उस सत्ता को बनाए रखने के लिए किसी न किसी संगठन का निर्माण बाद में किया जाता है। मैक्स वेबर इसको कहते हैं करिश्मा अथवा चमत्कार का सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन ऑफ करिश्मा। तो शुरू में कोई भी व्यक्ति, कई बार कुछ असामान्य परिस्थितियां आती है, उसमें वो व्यक्ति चमक जाता है, उसमें व्यक्ति का उद्भव हो जाता है, इट इज करिश्माई। तो करिश्माई सत्ता ये है। और तो मैक्स वेबर के आपने देखा, मैक्स वेबर के दो महत्वपूर्ण बातों पे हमने चर्चा की है। मैक्स वेबर का एक टॉपिक है आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप एक्चुअली कोई आदर्श नहीं है, बल्कि मैक्स वेबर ये कहते हैं कि आदर्श प्रारूप में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। मैक्स वेबर की अध्ययन पद्धति है आदर्श प्रारूप। एक्चुअली क्या है
कि मैक्स वेबर कहते हैं कि हम किसी भी टॉपिक का, किसी भी विषय वस्तु का जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं उसे ही वो आदर्श प्रारूप कहते हैं। पिछले वीडियो में आपने पाया कि शक्ति और सत्ता या सामाजिक क्रिया को उन्होंने 4 प्रकार या 4 आदर्श प्रारूपों में बांट करके देखा था। तार्किक क्रिया, मूल्यात्मक क्रिया, भावनात्मक क्रिया, परंपरागत क्रिया। उसी तरह सत्ता को 3 हिस्सों में बांट करके देखा, वैधानिक या कानूनी सत्ता, परंपरागत सत्ता और करिश्माई सत्ता। ये मतलब तुलनात्मक अध्ययन है और ये आदर्श प्रारूप उनकी मेथडोलॉजी है। ये तुलनात्मक अध्ययन है, तुलना करके अध्ययन करते हैं। और आपको पता है तुलना वैज्ञानिक है, इस तरह से क्लासिफिकेशन भी हो रहा है। ये तो क्लासिफिकेशन वैज्ञानिक पद्धति का एक पार्ट है। तो इस प्रकार से अध्ययन को वैज्ञानिक बनाते हैं। आदर्श प्रारूप एक वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति जिसमें हम तुलना करते हैं। तो मैक्स वेबर तुलना की बात करते हैं। और मैक्स वेबर की जब हम बात करते हैं, मैक्स वेबर ने बहुत सारे छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी की भी चर्चा की। मैक्स वेबर ने वर्ग निर्माण के आवश्यक दशा की जो बात की है वो 3 दशाओं का वर्णन किया है। मैक्स वेबर लाइफ चांस पर जोर देते, जीवन अवसर। ध्यान रहे, नेट में ये खूब आता है। जीवन अवसर की बात कौन करते हैं? लाइफ चांस की मैक्स वेबर। मैक्स वेबर इकोनॉमिक इंटरेस्ट की भी बात करते हैं, आर्थिक हित की। और मैक्स वेबर बाजार की अवस्थाओं की बात करते हैं, मार्केट सिचुएशन की बात करते हैं, बाजार परिस्थिति की बात करते हैं। ये 3 चीज की बात करते हैं, लाइफ चांस, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मार्केट सिचुएशन। तो इसका आप ख्याल रखें। और वेबर ने समाज में 4 प्रकार के वर्ग बताए हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। संपत्तिशाली उच्च वर्ग, और दूसरा है संपत्ति विहीन वर्ग, और तीसरा है पिट्टी बुजुर्वा वर्ग, पिट्टी बुजुर्वा, और चौथा है श्रमिक वर्ग। संपत्तिशाली जो सबसे ज्यादा संपत्ति है, संपत्तिहीन वर्ग जिसको संपत्ति नहीं है, सीधा सीधा। पिट्टी बुजुर्वा यानी छोटे छोटे बिजनेसमैन, सब छोटे छोटे बिजनेसमैन। और श्रमिक लेबर क्लास की बात करते हैं। आंद्रे बित्ते को भारत का वेबर कहा जाता है। आंद्रे बित्ते भी शक्ति और सत्ता की बात करते हैं, भारत में शक्ति और सत्ता की बात करते हैं। आंद्रे बित्ते के बारे में मैं ये बता दूं कि वो 3 वर्ग बताते हैं भारत में, विशेषकर जमींदार, किसान और कृषि श्रमिक। और मैक्स वेबर के शक्ति और सत्ता के आधार पर जो है डैनियल थॉर्नर ने 3 वर्ग की चर्चा की है, मालिक, किसान और मजदूर। इस बात का आपको ख्याल रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं तो इस पर आपको ध्यान रहना चाहिए, विशेषकर उन विद्यार्थियों को जो नेट की तैयारी कर रहे हैं। और मैक्स वेबर ने डेमोक्रेसी की भी बात की, नौकरशाही की भी बात की। नौकरशाही एक आधुनिक अवधारणा है। नौकरशाही में मैक्स वेबर का सिंपली कहना है कि इसमें एक हायरार्की होती है, संस्तरण होता है। यानी सीढ़ी आपने देखा है, सीढ़ी में कोई ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है। उसी तरह मैक्स वेबर ये कहते हैं नौकरशाही में उच्च पद और निम्न पद होते हैं, और लाल फीताशाही चलता है, रेड टेपिज्म चलता है, हर काम लिख के चलता है। और मैक्स वेबर कहते हैं ये आधुनिक औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समाज में ये बात अस्तित्व में आई, नौकरशाही की। और इसका सबसे पहला उल्लेख डी गॉर्ने ने किया, नौकरशाही का उल्लेख। और समाजशास्त्र में इसका पहला उल्लेख मैक्स वेबर द्वारा किया गया। नौकरशाही की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी बुनियादी युक्ति संगठन सिद्धांतों पे, रेशनलिटी पे आधारित है, लॉजिक पे आधारित होता है, तार्किकता पर आधारित होता है। और एक्चुअली ब्यूरोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर के बनना है, ब्यूरो प्लस क्रेसी। ब्यूरो का मतलब होता है कार्यालय और क्रेसी का मतलब होता है तंत्र, कार्यालयी तंत्र है एक्चुअली। इसमें क्या क्या पाया जाता है? श्रम विभाजन पाया जाता है,
विशेषीकरण पाया जाता है। निश्चित कार्य क्षेत्र होते हैं। कार्यों को पूरा करने के लिए विधि पूर्वक व्यवस्था है, कानून है, नियम है, पद सोपान पद्धति पाया जाता है और पद के लिए योग्यताएं पाई जाती है। लाल फीता शाही व्यवस्था है, कठोर अनुशासित व्यवस्था है, नियंत्रण पाया जाता है, वेतन पाया जाता है लोगों का, पेंशन एक विशेष पेंशन है और अवैक्तिक संबंध पाया जाता है, आधिकारिक रिकॉर्ड होता है, हर क्षेत्र में विशेषज्ञता होती है, स्पेशलाइजेशन होता है। और मैक्स वेबर ने क्या कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण की चर्चा में त्रिस्तरीय सिद्धांत को माना है, जबकि कार्ल मार्क्स, आपको पता है कार्ल मार्क्स जो है ना इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं, आर्थिक निर्धारणवाद की बात। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ही समाज में स्तरीकरण का आधार है, जबकि मैक्स वेबर त्रिस्तरीय सिद्धांत को बताते हैं। इसको मैक्स वेबर के सिद्धांत को मल्टी डायमेंशनल थ्योरी या बहुस्तरीय या बहुआयामी सिद्धांतवाद भी कहा जाता है। मैक्स वेबर का सिद्धांत जो है स्तरीकरण का शक्ति सिद्धांत भी कहते हैं। मैक्स वेबर, देखिए मैक्स वेबर इकोनॉमिक पावर को भी मानता है जिससे वर्क का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट, मैक्स वेबर पॉलिटिकल पावर को भी मानता है, उसको बोलते हैं आपको पार्टी यानी दल का निर्माण होता है। मैक्स वेबर सामाजिक शक्ति को भी मानता है, सोशल पावर, इसको बोलते हैं परिस्थिति, स्टेटस, यानी मैक्स वेबर क्लास, स्टेटस और पावर तीनों की चर्चा करते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स सिर्फ और सिर्फ क्लास की बात करते हैं। तो मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स एक दूसरे के विरोधी भी है और कुछ हद तक समर्थक, बहुत कम बात मिलती है, ज्यादातर बातों में विरोधी हैं। और कुछ इसी वीडियो में मैं ये भी बात करना चाह रहा हूं कि मैक्स वेबर ने क्या कहते हैं एडवांस जाति को एक एडवांस स्टेटस ग्रुप कहा है, क्योंकि सभी जातियों की जीवन शैली स्पेशल होती है, विशिष्ट होती है। मैक्स वेबर के अनुसार विशिष्ट जीवन शैली प्रत्येक समाज में देखी जा सकती है। हर समाज की विशिष्ट जीवन शैली है, जैसे यूरोपीय समाज, जैसे मान लिया पश्चिमी समाज, जैसे पूर्वी समाज, हर समाज का अपना एक विशिष्ट जीवन शैली है। लाइफ स्टाइल पर मैक्स वेबर ज्यादा ध्यान देते हैं। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसमें 6 धर्मों का अध्ययन किया, मैं उसकी चर्चा भी इसी वीडियो में करना चाहता हूं। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। दुनिया के 6 प्रमुख धर्म हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, कन्फ्यूशियस, यहूदी, ईसाई का अध्ययन किया और ये पाया कि पूंजीवाद का विकास कैसे होता है। वो पूंजीवाद को रिलेट करना चाह रहे थे कि आखिर पूंजीवाद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो उन्होंने हिंदू धर्म के साथ देखा पूंजीवाद का संबंध है कि नहीं, तो देखा नहीं है। इस्लाम के साथ पूंजीवाद का संबंध है कि नहीं, तो देखा तो नहीं है। उसी तरह विभिन्न धर्मों को देखा, लेकिन उन्होंने ये पाया कि प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग जिन जिन लोगों ने प्रोटेस्टेंट धर्म को स्वीकार किया और जहां प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग हैं वहां पूंजीवाद का विकास हुआ, वहां कैपिटलिज्म स्वतः ग्रो हो गई। क्यों? प्रोटेस्टेंट धर्म के आचार और नैतिकता ऐसी है जो पूंजीवाद को बढ़ाता है, उनका ये कहना है। और उन्होंने ये दुनिया के समाज का अध्ययन करके पाया कि प्रोटेस्टेंट धर्म ही के कारण दुनिया में जहां पूंजीवाद उत्पत्ति हुई है वो प्रोटेस्टेंट धर्म के कारण हुई है। हालांकि उनकी ये बात आलोचना
से परे नहीं है। जैसे जापान जैसे देश में जहाँ पूंजीवाद और भारत जैसे देश में बहुत सारे पूंजीपति है जो प्रोटेस्टेंट धर्म के नहीं है। दुनिया में बहुत सारे अरब देशों में पूंजीपति है, मलेशिया इंडोनेशिया में पूंजीपति है जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म नहीं है, फिर भी पूंजीवाद का विकास हुआ। तो मैक्स वेबर की इस आधार पर आलोचना होती है। मैक्स वेबर को किंग्सले डेविस ने आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा है। तो ये रहा मैक्स वेबर का योगदान। तो मैक्स वेबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने ब्रीफली सारी बातों को रख दिया है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मैक्स वेबर की जो एक थ्योरी थी वर्स्टेहन, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। हालांकि हमने पिछली वीडियो में कहा है वर्स्टेहन का अर्थ है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है नेट में। अंडरस्टैंडिंग मतलब जब सोशल एक्शन के दौरान, सामाजिक क्रिया के दौरान, जब कर्ता अपने उद्देश्य से सब्जेक्टिव मीनिंग के साथ यानी आत्मनिष्ठ अर्थ के साथ जब कोई एक्शन करता है और कर्ता को ही ये पता होता है कि उसने वो एक्शन क्यों किया है, उसी को वर्स्टेहन कहते हैं मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर के सोशल एक्शन में वर्स्टेहन यानी अंडरस्टैंडिंग रहता ही है, यानी सब्जेक्टिव मीनिंग। कर्ता कोई भी काम जो कर रहा है, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कोई व्यक्ति वो काम क्यों कर रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति वो काम, आप सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति वो काम क्यों कर रहा है, लेकिन हो सकता है वो व्यक्ति वो काम जिस माने के तहत, जिस अर्थ के तहत, जिस अंडरस्टैंडिंग के तहत करना चाह रहे वो व्यक्ति खुद ही बता सकता है कि वो व्यक्ति उस काम को क्यों किया। सपोज कि कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पढ़ाई वो क्यों कर रहा है ये बात वो व्यक्ति खुद बताएगा, ये उसकी ही अंडरस्टैंडिंग होगी। इसका अर्थ ये मतलब वो व्यक्ति दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहा है, या वो व्यक्ति बीए पास करने के लिए पढ़ाई कर रहा है, या वो व्यक्ति एमए पास करने के लिए पढ़ाई कर रहा है, या वो व्यक्ति सही माने में टैलेंट हासिल करने के लिए पढ़ाई कर रहा है, या वो व्यक्ति नेट क्वालिफाई करने के लिए पढ़ाई कर रहा है, या वो व्यक्ति आईएएस के लिए पढ़ाई कर रहा है, या वो व्यक्ति किसी समस्या में उलझा हुआ है और पढ़ाई का दिखावा कर रहा है, ये बात कौन बताएगा, ये बात वही व्यक्ति बताएगा। इसी थ्योरी को वर्स्टेहन कहते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग, यानी के समझना। ये बार बार सवाल एग्जाम में आता है और नेट में तो स्पेशली आता है। तो आप लोग इस टॉपिक को आप बार बार सुनेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मैक्स वेबर पे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।